डियर स्टूडेंट्स, हम आंतरिक अंकेक्षण, इसका अर्थ क्या है, आंतरिक अंकेक्षण के उद्देश्य क्या हैं, आंतरिक अंकेक्षण के लिए किन किन आधारभूत आवश्यकताओं की ज़रूरत होती है और आंतरिक अंकेक्षण कैसे किया जाता है, यानी इसकी प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ा है। आज हम आंतरिक निरीक्षण और आंतरिक अंकेक्षण में अंतर क्या है, आंतरिक अंकेक्षण और वैधानिक अंकेक्षण में अंतर क्या है, आंतरिक अंकेक्षण की सीमाएं क्या हैं, आंतरिक अंकेक्षण और वैधानिक अंकेक्षण, क्या वैधानिक अंकेक्षण आंतरिक अंकेक्षण को प्रतिस्थापित कर सकता है क्या, इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आंतरिक निरीक्षण और आंतरिक अंकेक्षण में अंतर क्या है, यह समझ लेते हैं हम। आप लोगों ने अभी तक आंतरिक निरीक्षण और आंतरिक अंकेक्षण पढ़ा है, दोनों का अर्थ समझ लिया है हमने। ये दोनों ही आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण पहलू हैं। यानी आंतरिक नियंत्रण में आंतरिक निरीक्षण और आंतरिक अंकेक्षण दोनों सम्मिलित होते हैं। किसी भी संस्था में आंतरिक नियंत्रण जितना प्रभावी होगा, उतनी अशुद्धियाँ, त्रुटियाँ, गबन होने की संभावना कम से कम होगी। अंतिम खाते जल्दी तैयार हो जाएंगे और हमारा प्रॉफिट एंड अकाउंट सही हो और वास्तविक स्थिति को, बैलेंस शीट सही आर्थिक स्थिति को प्रदर्शित करेगा। आंतरिक निरीक्षण हमने पढ़ा, ये कार्य विभाजन की व्यवस्था है कर्मचारियों के मध्य। कोई भी कर्मचारी किसी भी ट्रांजैक्शन को स्वतंत्र रूप से नहीं करता है। हम उस ट्रांजैक्शन को पूरा करने का कार्य विभाजन इस तरीके से करते हैं कि एक कर्मचारी के कार्य की जांच दूसरे कर्मचारी द्वारा अनिवार्य रूप से की जाती है। जबकि आंतरिक अंकेक्षण हमने पढ़ा है कि आंतरिक अंकेक्षण संस्थान के कर्मचारियों के द्वारा ही अन्य कर्मचारियों ने जो काम किया है उस काम की जांच की व्यवस्था है। तो दोनों में अंतर क्या हुआ, दोनों हम जांच की व्यवस्था करते हैं। आंतरिक निरीक्षण में भी कार्य विभाजन है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की कार्य जांच कर रहा है, और आंतरिक अंकेक्षण में भी वो जांच की व्यवस्था कर रहा है। तो दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों के अंतर को समझने के लिए यदि हमको अर्थ और इन दोनों का उद्देश्य पता है तो हम अंतर आसानी से कर पाएंगे। जैसे अर्थ के आधार पर दोनों में अंतर कर सकते हैं कि आंतरिक निरीक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कार्य का प्रबंध इस तरीके से किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सके, जबकि आंतरिक अंकेक्षण यह गतिविधियों या कार्य की जांचने की स्वतंत्र व्यवस्था है। यानी आंतरिक निरीक्षण में जो गलतियां, अशुद्धियाँ हुई हैं तुरंत पकड़ में आ जाती हैं, जबकि आंतरिक अंकेक्षण में कार्य समाप्ति के बाद ही पकड़ में आती हैं। यानी जब ट्रांजैक्शन का काम पूरा हो चुका है उसके बाद ये आंतरिक अंकेक्षण करता काम करता है, जबकि निरीक्षण में व्यवस्था इस तरीके से होती है कि कार्य पूरा करने से पहले ही उसकी जांच हो जाती है, इसलिए कार्य के दौरान ही गलती पकड़ में आ जाती है। आंतरिक निरीक्षण और आंतरिक अंकेक्षण में अंतर हम उसकी प्रकृति के आधार पर भी कर सकते हैं कि आंतरिक निरीक्षण के अंतर्गत व्यवहारों को लिखने की एक प्रणाली है और ये काम निर्बाध गति से चलता रहता है और जांच भी साथ साथ चलती रहती है, जबकि आंतरिक अंकेक्षण में इस बात की जांच होती है कि संस्था का कार्य सही
और नियमानुसार चल रहा है या नहीं है। उद्देश्यों के आधार पर अंतर कर सकते हैं कि आंतरिक निरीक्षण का उद्देश्य लेखा कार्य के साथ साथ अशुद्धियाँ, छल कपट की संभावनाओं को कम करना, जबकि आंतरिक अंकेक्षण का उद्देश्य लेखा कार्य करने के बाद अशुद्धियों, छल कपट को ढूंढ निकालना। एक अंतर हम कर सकते हैं कार्य प्रारंभ को लेकर। आंतरिक निरीक्षण का काम लेखा व्यवहारों के साथ साथ चलता रहता है, जबकि आंतरिक अंकेक्षण में काम लेखा कार्य पूरा होने के बाद में, लेखा व्यवहार पूरा होने के बाद में प्रारंभ होता है। आंतरिक निरीक्षण एक एडवाइजरी फंक्शन है, जबकि आंतरिक अंकेक्षण ये ऑपरेटिंग फंक्शन है। काम करने वाले कर्मचारियों यानी स्टाफ के आधार पर हम तय कर सकते हैं। आंतरिक निरीक्षण में पृथक अलग से कोई स्टाफ इस काम के लिए नियुक्त नहीं किया जाता है, जबकि आंतरिक अंकेक्षण में इस काम के लिए, जांच कार्य के लिए अलग से कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं। प्रभावशीलता के आधार पर अंतर कर सकते हैं। इसमें लेखा प्रणाली के प्रभावी होने का पता चलता है, जबकि आंतरिक निरीक्षण के अंदर, आंतरिक अंकेक्षण में लेखा विधि और आंतरिक निरीक्षण प्रणाली दोनों के प्रभाव का पता चलता है। ये गलतियाँ, अशुद्धियाँ नहीं मिल रही हैं, इसका मतलब हमारे आंतरिक निरीक्षण, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली सुदृढ़ है। प्रोसेस को लेकर, प्रक्रिया को लेकर भी अंतर कर सकते हैं हम। आंतरिक निरीक्षण एक कार्य प्रहरी के समान है, जिसके अंदर अंकेक्षक या निरीक्षणकर्ता को देखना होता है कि कहाँ तक कार्य सही और नियमानुसार चल रहा है, जबकि आंतरिक अंकेक्षण एक निर्बाध गति से चलता रहता है, साथ ही साथ जांच भी चलती रहती है। सप्लीमेंट्री वर्क के आधार पर अंतर कर सकते हैं। आंतरिक अंकेक्षण पूरक अंकेक्षण है, जबकि आंतरिक निरीक्षण ये अंकेक्षण का एक भाग है जो उसको सहायता प्रदान करता है। और एक अंतर जो महत्वपूर्ण है, हम रिपोर्ट के आधार पर करते हैं। आंतरिक निरीक्षण में कोई रिपोर्ट प्रबंधकों को प्रस्तुत नहीं की जाती, जबकि आंतरिक अंकेक्षण में कार्य समाप्त होने के बाद में एक रिपोर्ट तैयार करके प्रबंधकों को प्रस्तुत की जाती है। तो ये मुख्य अंतर है आंतरिक निरीक्षण और आंतरिक अंकेक्षण के अंतर्गत। अब आंतरिक अंकेक्षण और वैधानिक अंकेक्षण में क्या अंतर है? दोनों में अंकेक्षण सब काम में लिया है। अंकेक्षण का मतलब जांच से होता है, लेखा पुस्तकों की जांच से होता है। फिर दोनों में अंतर क्या है? अंतर को समझने के लिए पहले वैधानिक अंकेक्षण का अर्थ हमको समझ में होना चाहिए कि वैधानिक अंकेक्षण क्या है। आंतरिक अंकेक्षण का अर्थ तो हमें पता है कि संस्था के कर्मचारी द्वारा लेखा व्यवहारों की जांच, लेखा पुस्तकों की जांच। वैधानिक अंकेक्षण क्या है? वैधानिक अंकेक्षण किसी नियम या कानून के तहत जांच करने की व्यवस्था, यानी किसी कानून या कंपनी एक्ट के अनुसार यदि हम अंकेक्षण कार्य करवा रहे हैं, जिसमें अंकेक्षक की योग्यता निर्धारित हुए, कौन व्यक्ति अंकेक्षण कर सकता है, उसका कार्य क्या होगा, उसके अधिकार क्या होंगे, उसके दायित्व क्या होंगे, ये सब कानूनी रूप से निश्चित होते हैं। तो ऐसी जांच व्यवस्था को हम वैधानिक अंकेक्षण करते हैं, यानी विधान के अनुसार वह कार्य किया जाता है, तो वह वैधानिक अंकेक्षण कहलाएगा। दोनों में अंतर क्या है, इसको समझने पहले ये भी समझ लें दोनों में समानताएं क्या हैं। दोनों में मुख्य रूप समानता है, दोनों में लेखा व्यवहारों की जांच की जाती है। दोनों लगभग एक जैसी तकनीकों का उपयोग करते हैं। दोनों के अंतर्गत जांच के लिए संपत्ति और दायित्वों की जांच की जाती है। दोनों का कार्यक्षेत्र एक जैसा होता है। दोनों का उद्देश्य अशुद्धियाँ, कपट को खोजना, उन पर नियंत्रण करना होता है, और दोनों का उद्देश्य लेखा पुस्तकों की सत्यता को प्रमाणित करना होता है। इतनी चीज़ें समान होने पर भी दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर को समझने के लिए हम कुछ आधारों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे इनकी डेफिनेशन क्या है, अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, इसके आधार अंतर कर सकते हैं। आंतरिक अंकेक्षण यह वित्तीय व्यवहारों की
क्रियाओं की सतत एवं आलोचनात्मक परीक्षण है, जबकि वैधानिक अंकेक्षण किसी अधिनियम के अंतर्गत संस्था के हिसाब की अनिवार्य जांच है। अनिवार्य है, आंतरिक अंकेक्षण नहीं हम चाहें तो करवाएं, नहीं चाहें तो नहीं करवाएं, लेकिन वैधानिक अंकेक्षण यदि किसी कानून के अनुसार हम करवाना अनिवार्य तो करवाना ही पड़ेगा। उद्देश्य के आधार पर कर सकते हैं। आंतरिक अंकेक्षण का उद्देश्य लेखा पुस्तकों में अशुद्धियाँ कपट को पता करना, उनको दूर करना और उनको रोकना, जबकि वैधानिक अंकेक्षण अंतिम खातों जो नियमानुसार बनाए गए हैं या नहीं है। इसमें छुपी हुई बात है कि यदि नियमानुसार बनाए गए हैं तो हम ये भी देखते हैं कि वह अशुद्धियाँ और गबन रहित होने चाहिए। कार्य क्षेत्र के आधार पर हम तय कर सकते हैं कि आंतरिक अंकेक्षण में कार्य क्षेत्र प्रबंधक तय करते हैं, जबकि वैधानिक अंकेक्षण में कार्य क्षेत्र नियमों के अनुसार तय होता है। आंतरिक अंकेक्षण में अंकेक्षणकर्ता क्या स्थिति होती है? अंकेक्षणकर्ता प्रबंधों के अधीन काम करता है, व्यवसाय का कर्मचारी होता है, जबकि वैधानिक अंकेक्षण यह बाह्य व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है जो संस्था के कर्मचारी नहीं होते हैं। एक अंतर हम योग्यता के आधार पर भी अंतर कर सकते हैं कि आंतरिक अंकेक्षण के लिए कर्मचारियों की कोई योग्यता निर्धारित नहीं है, जबकि वैधानिक अंकेक्षण के लिए अंकेक्षणकर्ता की योग्यता निर्धारित है कि वह एक चार्टेड अकाउंटेंट होना चाहिए, उसके पास डिग्री है तभी व्यक्ति काम कर पाएगा, अन्यथा काम नहीं कर पाएगा। यानी वैधानिक योग्यता निर्धारित है, आंतरिक अंकेक्षण में ऐसा नहीं है। नियुक्ति के आधार पर अंतर कर सकते हैं कि आंतरिक अंकेक्षणकर्ता की नियुक्ति संस्था के प्रबंधकों द्वारा की जाती है, जबकि वैधानिक अंकेक्षण नियुक्ति कंपनी की साधारण सभा द्वारा की जाती है या कुछ विशेष परिस्थितियों में सरकार निर्धारित करती है कि अंकेक्षणकर्ता कौन होगा। अंकेक्षणकर्ता के अधिकार और कर्तव्यों के आधार पर हम अंतर कर सकते हैं। आंतरिक अंकेक्षण में अंकेक्षणकर्ता के अधिकार और कर्तव्यों का निर्धारण प्रबंधकों द्वारा किया जाता है, उन्हीं के निर्देशन में काम करता है, जबकि वैधानिक अंकेक्षण में अंकेक्षणकर्ता के अधिकार और कर्तव्य दायित्व ये संविधान के अनुसार पूर्व निर्धारित होते हैं, जिन पर प्रबंधकों का कोई नियंत्रण नहीं होता है। उत्तरदायित्व के आधार पर कर सकते हैं। आंतरिक अंकेक्षण का उत्तरदायित्व संस्था के प्रबंधकों के प्रति होता है, जबकि वैधानिक अंकेक्षण के अंतर्गत अंकेक्षण का दायित्व व्यवसाय के स्वामी अंशधारियों के प्रति होता है, वह उन्हीं को अपनी रिपोर्ट देता है। पारिश्रमिक के आधार पर कर सकते हैं। आंतरिक अंकेक्षण चूँकि संस्था का कर्मचारी होता है, इसलिए उसका पारिश्रमिक प्रबंधक तय करते हैं। वैधानिक अंकेक्षण में साधारण सभा तय करती है कि उसका पारिश्रमिक कितना होगा। आंतरिक अंकेक्षणकर्ता की स्वतंत्रता को लेकर भी हम अंतर कर सकते हैं। आंतरिक अंकेक्षण में अंकेक्षणकर्ता उतना स्वतंत्र नहीं होता है क्योंकि वह प्रबंधकों के अधीन ही काम करता है, जबकि वैधानिक अंकेक्षणकर्ता स्वतंत्र होता है क्योंकि वह प्रबंधकों के अधीन नहीं होता है। एक अंतर सभा में उपस्थित होने के आधार पर कर सकते हैं। आंतरिक अंकेक्षणकर्ता को वार्षिक साधारण सभा में उपस्थित होने का अधिकार नहीं होता है, जबकि वैधानिक अंकेक्षणकर्ता को अंशधारियों की सभा में उपस्थित होने का अधिकार होता है। और अंतिम अंतर हम रिपोर्ट की इम्पोर्टेंस के आधार पर कर सकते हैं। आंतरिक अंकेक्षणकर्ता की रिपोर्ट ये प्रबंधकों के लिए उपयोगी है, बाह्य पक्षकारों के लिए नहीं, जबकि वैधानिक अंकेक्षणकर्ता की रिपोर्ट प्रबंधकों के साथ साथ बाह्य पक्षकारों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वह उसी पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। जैसे बाह्य पक्ष कौन होते हैं? बैंक हो सकते हैं, कंपनी के अंशधारी हो सकते हैं, निवेशक हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है। ये सभी पक्ष है ना वैधानिक अंकेक्षणकर्ता ने जो रिपोर्ट दी है उस पर ही विश्वास करते हैं। अब हमने आंतरिक अंकेक्षण निरीक्षण पढ़ लिया, आंतरिक अंकेक्षण पढ़ लिया, वैधानिक अंकेक्षण पढ़ लिया, दोनों में अंतर पढ़ लिया। तो एक क्वेश्चन अक्सर बार बार उठता है कि यार जब आंतरिक अंकेक्षण करवा रहे हैं हम तो वैधानिक अंकेक्षण क्या ज़रूरत है? चलो मान लेते हैं कि वैधानिक अंकेक्षण कराना कानूनी रूप से आवश्यक है, तो आंतरिक अंकेक्षण बंद कर दो। दोनों में कार्य की रिपीटेशन हो रही है।
तो क्या वैधानिक अंकेक्षण आंतरिक अंकेक्षण को रिप्लेस कर सकता है क्या? ये क्वेश्चन कई बार उठता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। क्योंकि हमारा वैधानिक अंकेक्षण कानूनी रूप से कराना आवश्यक है, वो तो करवाना ही पड़ेगा। लेकिन वैधानिक अंकेक्षण के अंदर का कार्य इतना ज़्यादा होता है, वर्ष के अंत में होता है, खर्चा अधिक होता है हमारा, इसलिए हमको व्यवसाय की स्थिति, प्रकृति, व्यवहारों की संख्या, उद्देश्य आदि को ध्यान रखकर निर्धारित करना पड़ता है कि वैधानिक अंकेक्षण के साथ साथ हम आंतरिक अंकेक्षण को भी अपनाएं या नहीं अपनाएं। आंतरिक अंकेक्षण कार्य के दौरान ही किया जाता है, लगातार कार्य जारी रहता है, जब वैधानिक सामान्यतः वर्ष के अंत में किया जाता है या एक निर्धारित अवधि के बाद में, मासिक, त्रैमासिक, साप्ताहिक, जो भी तय होता है। तो कार्य की जांच तुरंत नहीं होती, कुछ समय बाद होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं वैधानिक अंकेक्षक आंतरिक अंकेक्षण को रिप्लेस नहीं करता। यह आवश्यकता है वैधानिक अंकेक्षक को सहयोग प्रदान करता है, उसको काम आसान हो जाता है यदि हमने आंतरिक अंकेक्षण की एक व्यवस्थित स्थिति अपने यहाँ पर अपना रखी है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, आंतरिक अंकेक्षण अपनाने पर वैधानिक अंकेक्षणकर्ता का दायित्व कम नहीं होता है। उसका दायित्व उतना ही होता है कि यदि आंतरिक अंकेक्षण निरीक्षण नहीं हो तो भी वैधानिक अंकेक्षणकर्ता सभी व्यवहारों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। यदि उसने कोई लापरवाही की है तो लापरवाही के लिए उसे सज़ा भी हो सकती है। यदि ये सिद्ध हो जाए कि किसी अंकेक्षणकर्ता ने लापरवाही पूर्वक काम किया है तो वह उत्तरदायी ठहराया जाएगा, उसे आर्थिक दंड, सज़ा या दोनों दी जा सकती हैं। इस प्रकार हम संक्षेप में कह सकते हैं कि आंतरिक अंकेक्षण और वैधानिक अंकेक्षण दोनों संस्था के लिए आवश्यक है, दोनों एक दूसरे को रिप्लेस नहीं करते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आंतरिक अंकेक्षण करता वैधानिक अंकेक्षण के पूरक का काम, सहयोगी का काम करता है। और लास्ट में एक बात और ध्यान रख लीजिएगा कि क्या आंतरिक अंकेक्षण की भी कुछ सीमाएं हैं। तो आंतरिक अंकेक्षण की वास्तव में अपनी सीमाएं, यदि उन सीमाओं को हमने ध्यान नहीं रखा है तो हमें लगेगा आंतरिक अंकेक्षण ये उपयोगी नहीं है। सबसे बड़ी जो सीमा है वह स्वतंत्रता लेकर, क्योंकि आंतरिक अंकेक्षण में जो अंकेक्षण का काम करने वाले व्यक्ति हैं वह व्यवसाय के कर्मचारी होते हैं, प्रबंधकों के अधीन काम करते हैं, इसलिए स्वतंत्र नहीं होते। दूसरी सीमा है कि इनमें योग्यता और अनुभव नहीं होता। जितना वैधानिक अंकेक्षणकर्ता होता है वह उसके योग्यता निर्धारित चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, जबकि आंतरिक अंकेक्षण के लिए इस प्रकार की योग्यता निर्धारित नहीं है। वैधानिक अंकेक्षण जितना ज़्यादा अनुभवी होगा उतना ही वह ज़्यादा प्रभावी होगा, जबकि संस्था के अंदर काम करने वाला व्यक्ति जिसको हम नियुक्त करेगा वही व्यक्ति काम करता है, एक निष्पक्ष नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी के अधीन काम करने वाला व्यक्ति कभी निष्पक्ष नहीं हो सकता। और दूसरी एक और, जिससे हमारे आंतरिक आपस में कर्मचारी होते हैं, इसलिए एक दूसरे की कमियाँ जानते हैं, आपस में काम करते कोई वैमनस्य पैदा हो जाता है, तो उसके कारण से कार्य प्रभावित होता है। यदि इन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए हम यदि अंकेक्षण का काम आंतरिक अंकेक्षण को अपने यहाँ व्यवस्थापित करते हैं तो हमें आंतरिक अंकेक्षण प्रभावी लगेगा। और यदि हमने इन सीमाओं को ध्यान में नहीं रखा तो हमें लग सकता है कि आंतरिक अंकेक्षण यह उपयोगी नहीं है। तो आंतरिक नियंत्रण के अंतर्गत इस चैप्टर में हमने आंतरिक निरीक्षण, आंतरिक अंकेक्षण, इन दोनों में अंतर क्या है, दोनों के उद्देश्य क्या है, दोनों की कार्यप्रणाली क्या है, और लास्ट में वैधानिक अंकेक्षण के साथ साथ आंतरिक
अर्थ भी जान लिया, अंतर भी जान लिया है, और दोनों में क्या ये भी समझ लिया है कि क्या आंतरिक अंकेक्षण, वैधानिक अंकेक्षण, ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं क्या, और लास्ट में आंतरिक अंकेक्षण की सीमाएं क्या हैं। परीक्षा में सामान्यतः क्वेश्चन इसे चैप्टर में हमको मिलता है। मैंने इसके बारे में आपको व्हाट्सएप पर अपने PDF नोट्स भी भेज रखे हैं, उनको भी पढ़िएगा। और ये वीडियो में कोई बात आपको कंटेंट समझ में नहीं आया हो तो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।